अक्सर देखा गया है कि ना जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहाँ एक खास तरह की सटीकता की उम्मीद होती है, एकदम इंजीनियरिंग की तरह। हाँ बिल्कुल। मतलब मान लीजिए हड्डी टूटती है तो एक्सरे में वो सफेद टेढ़ी मेढ़ी रेखा बिल्कुल साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस स्क्रीन की तरफ इशारा करके कहता है, देखिए ये रही समस्या, ब्लैक एंड व्हाइट, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, और इंसान का दिमाग इस तरह की क्लैरिटी को बहुत पसंद करता है। हमें वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जो साफ साफ दिखाई देती हैं, जिन्हें हम आसानी से नाप सकते हैं या किसी बॉक्स में फिट कर सकते हैं। सही कहा। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम बच्चों के विकास, उनकी शिक्षा और पेरेंटिंग की दुनिया में कदम रखते हैं। वहाँ अचानक वो एक्सरे मशीन ना पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। एकदम सही बात है। हम एक ऐसी जोन में एंटर कर जाते हैं जो सच कहूं तो बहुत ही धुंधला है। वहाँ कोई ऐसा स्कैन नहीं है जो बता सके कि बधाई हो, आपकी पेरेंटिंग एकदम सही ट्रैक पर है, या अलर्ट, आपका बच्चा अंदर से टूट रहा है। हाँ, और ये जो डायग्नोस्टिक धुंधलापन है ना, यही असल में आज की सबसे बड़ी चुनौती है। पेरेंटिंग में कोई थर्मोमीटर तो होता नहीं है जो बच्चे के मानसिक दबाव का तापमान नाप सके। बिल्कुल नहीं। और जब मापने का कोई सही तरीका नहीं होता तो समाज अपने खुद के कुछ अजीब से पैमाने बना लेता है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का फोकस बिल्कुल यही है। हमारे पास जो आज का सोर्स मटेरियल है वो टीजे सिद्धू का एक बहुत ही पावरफुल लेख है जिसका टाइटल है बच्चे नहीं, कोई रेस का घोड़ा। बहुत ही उम्दा लेख है ये। हाँ, तो इस डीप डाइव का मिशन बहुत क्लियर है। हमें ये डिकोड करना है कि कैसे अनजाने में ही सही, लेकिन बच्चे एक ऐसी अंधी दौड़ का हिस्सा बन गए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। हमें उन मनोवैज्ञानिक जालों को देखना है जिनमें आज के माता पिता फंसे हुए हैं। और सबसे अहम बात ये खोजना है कि बच्चों को उनका वो खोया हुआ बचपन कैसे वापस लौटाया जा सकता है। बिल्कुल, इस लेख की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये सिर्फ सतही तौर पर हमारी शिक्षा व्यवस्था को दोष नहीं देता, ये थोड़ा और गहराई में जाता है। हाँ, रूट कॉज पर। एग्जैक्टली। बच्चों की वर्तमान स्थिति को समझने से पहले हमें उस मानसिकता की जड़ तक पहुंचना होगा जो आज के माता पिता को ड्राइव कर रही है। आखिर वो कौन सा इंजन है जो इस पूरी रेस को चला रहा है? तो लेख क्या कहता है इस बारे में? लेख के अनुसार ये मानसिकता मुख्य रूप से दो तरह के गहरे डरों पर टिकी हुई है। और ये डर इतने आम हो चुके हैं कि अब ये एकदम नॉर्मल लगने लगे हैं। लेख में इन दोनों को बहुत ही सटीक तरीके से लेबल किया गया। हाँ, पहला है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, और दूसरा है फोलो यानी फियर ऑफ लुकिंग आउट या लूजिंग आउट। देखिए, फोमो के बारे में तो आजकल काफी बात होती है, लेकिन पेरेंटिंग के संदर्भ में इसका असर बहुत खतरनाक है। कैसे? धकेल देना चाहता है। बाप रे। इसके पीछे कोई ये नहीं सोच रहा कि क्या मेरे बच्चे को रोबोटिक्स में दिलचस्पी है। इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ ये होता है कि बाकी सब कर रहे हैं, कहीं मेरा बच्चा इस रेस में पीछे ना रह जाए। मैं इस पर एक बहुत ही पर्सनल नजरिया शेयर करना चाहूंगी। जब मैं देखती हूँ कि मेरे पड़ोसी का 7 साल का बच्चा रोबोटिक्स में मेडल जीत कर लाया है या कोई विदेशी भाषा सीख रहा है, तो सच में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। एक पल के लिए लगता है कि यार, मैं अपने बच्चे को सिर्फ मिट्टी में खेलने दे रही हूँ। क्या मैं एक बुरी पेरेंट हूँ? क्या मैं उसका भविष्य खराब कर रही हूँ? ये डर बहुत असली है। और यही वो जगह है जहां ये पूरी इंडस्ट्री आपके डर का फायदा उठाती है। लेकिन इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है दूसरा जाल, फोलो। फोलो। ये डर बच्चे के भविष्य से ज्यादा माता पिता के अपने वर्तमान सोशल स्टेटस से जुड़ा हुआ है। सोशल स्टेटस मतलब सोसाइटी में नाक कटने वाला डर। बिल्कुल वही। ये वो एंग्जाइटी है कि अगर बच्चे का एडमिशन किसी एलीट या ब्रांडेड स्कूल में नहीं हुआ या उसके 95% से ऊपर मार्क्स नहीं आए, तो पेरेंट्स को लगता है कि उनके सोशल सर्कल में उनकी साख कम हो जाएगी। ओहो, किटी पार्टीज या क्लब में क्या मुंह दिखाएंगे, राइट? हाँ, उन्हें इस बात से डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अरे, शर्मा जी के बेटे का तो वहां एडमिशन हो गया, आपके बेटे का क्या हुआ? ये जो सोशल प्रेशर है ना, ये पेरेंट्स को ये भूलने पर मजबूर कर देता है कि बच्चा एक इंसान है, कोई ट्रॉफी नहीं। सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे की शिक्षा कोई सीखने का सफर ना होकर माता पिता का एक फुल फ्लेज्ड पीआर कैंपेन बन गया है। बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, पीआर कैंपेन। अगर हम इसे थोड़ा विजुअलाइज करें तो ये कुछ ऐसा है जैसे हमने कॉर्पोरेट दुनिया की उस गलाकाट प्रतिस्पर्धा, टारगेट और अप्रेजल वाली रैट रेस को उठाया और उसे सीधे एक 5 साल के बच्चे की दुनिया में कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये कॉर्पोरेट वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि जब आप एक कॉर्पोरेट माइंडसेट से पेरेंटिंग करते हैं तो आउटकम भी वैसा ही होता है। इस प्रोसेस में बच्चा एक बढ़ता हुआ जिज्ञासु इंसान नहीं रह जाता,
वो एक कमोडिटी या एक मार्केटेबल प्रोडक्ट बन जाता है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका एक बाकायदा रेज्यूमे होना चाहिए। रिज्यूमे। उफ, लेख का ये हिस्सा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसमें बताया गया है कि कैसे आज सिर्फ 5 साल की छोटी उम्र से ही बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने शुरू कर दिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल। 5 साल की उम्र, मतलब उस बच्चे को अभी ये नहीं पता कि जूते के फीते कैसे बांधते हैं, उसे अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालना नहीं आता, लेकिन उसके प्रोफाइल में अचीवमेंट्स और सर्टिफिकेट्स जोड़े जा रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि खास सिस्टम ने एक पहले से तय किया हुआ कॉलेज प्रोफाइल का सांचा बना दिया है। पेरेंट्स उस सांचे को देखते हैं और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू करते हैं। मतलब पीछे की तरफ से प्लानिंग करना। हाँ, अच्छा 15 साल बाद किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आज 5 साल की उम्र से ही इसे चेस खिलाओ, चाहे इसे मजा आए या ना आए। ये एक पूरी तरह से उल्टी प्रक्रिया है। बच्चे को खुद को एक्सप्लोर करने का मौका देने के बजाय हम उसे एक प्री पैकेज्ड बॉक्स में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। आज की दुनिया की सच्चाई यही है कि हर जगह भयंकर कंपटीशन है। ये तो है। यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए कट ऑफ 99% तक जा रहे हैं। जॉब मार्केट बहुत अनिश्चित है। ऐसे में बिना इस रेस में दौड़े काम कैसे चलेगा? भविष्य की तैयारी करना तो जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है। तो आखिर वो कौन सी महीन रेखा है जहां एक बच्चे की भविष्य की तैयारी और उसका कमोडिफिकेशन, यानी उसे एक वस्तु बना देना, आपस में मिल जाते हैं? इसे कैसे अलग करें? ये बहुत ही जायज और प्रैक्टिकल सवाल है। कंपटीशन असली है, उसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन तैयारी और कमोडिफिकेशन के बीच की वो महीन रेखा इरादे और प्रक्रिया में छिपी होती है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब आप बच्चे को तैयार करते हैं तो आपका फोकस उसे सोचने की क्षमता देने पर होता है। आप उसे लर्निंग सिखाते हैं। लेकिन जब आप उसे कमोडिटी बनाते हैं तो आप उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा को कुचल देते हैं और उसकी जगह एक रोबोटिक परफॉर्मेंस ले लेती है। इसे थोड़ा और डिकोड करेंगे? रोबोटिक परफॉर्मेंस से आपका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली में क्यों का महत्व पूरी तरह से खत्म हो गया है और सब कुछ सिर्फ क्या पर आकर टिक गया है। क्या मतलब? जो बाहर से दिखता है। क्या का मतलब है बच्चे ने एग्जाम में क्या स्कोर किया, उसने कौन सा सर्टिफिकेट जीता, उसने स्टेज पर कौन सी कविता बिना अटके सुनाई। ये सब क्या है। और क्यों क्या है? क्यों का मतलब है क्या बच्चे ने वो कविता इसलिए सीखी क्योंकि उसे शब्दों के जादू से प्यार है? हाँ। क्या उसने साइंस प्रोजेक्ट इसलिए किया क्योंकि उसे ये जानने की जिज्ञासा थी कि चीजें कैसे काम करती हैं? या फिर उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे एक ग्रेड चाहिए था? समझ रही हूँ। जब पूरी एनर्जी सिर्फ क्या पर फोकस हो जाती है तो बच्चे का वास्तविक बौद्धिक और मानसिक विकास रुक जाता है। वो बस एक मशीन बन जाता है जो डेटा इनपुट लेती है और आउटपुट के रूप में 98% का ग्रेड निकाल देती है। इंटरेस्टिंग। तो अगर हम इस बात को माने कि ये अंधी दौड़ बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा को मार रही है, उन्हें रोबोट बना रही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पेरेंट्स इसे जारी क्यों रखते हैं? यही सबसे ट्रिकी पार्ट है। मतलब कोई भी माता पिता जो अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो जानबूझकर उसका नुकसान क्यों करेगा? और यही वो पॉइंट है जहां लेख की सबसे बड़ी इंसाइट सामने आती है। इस पूरी दौड़ का जवाब बच्चों की शिक्षा या उनके भविष्य में नहीं छिपा है। इसका जवाब छिपा है माता पिता की अपनी भावनात्मक जरूरतों और उनकी असुरक्षाओं में। मैं समझ रही हूँ। लेख में एक टर्म इस्तेमाल किया गया है, इमोशनल इंश्योरेंस। ये उसी की बात हो रही है ना? बिल्कुल। टीजे सिद्धू ने इस लेख में ये बहुत गहराई से समझाया है कि कागज के ये ढेरों सर्टिफिकेट्स, मेडल्स और डिग्रियां असल में माता पिता के लिए एक इमोशनल इंश्योरेंस पॉलिसी बन गई हैं, एक तरह का भावनात्मक बीमा। इमोशनल इंश्योरेंस, ये बहुत ही भारी और सोचने पर मजबूर करने वाला शब्द है। मतलब पेरेंट्स अपने बच्चे की उपलब्धियों का इस्तेमाल अपने मन की शांति खरीदने के लिए कर रहे हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं। हम पॉलिसी इसलिए लेते हैं ताकि भविष्य के अनजाने डर से हमें आज शांति मिल सके। फ्यूचर सेफ रहे। एग्जैक्टली। माता पिता के भीतर भविष्य की इकोनॉमी और दुनिया को लेकर एक बहुत गहरा डर है। जब वे बच्चे के हाथ में एक कोडिंग का सर्टिफिकेट देखते हैं या
रिपोर्ट कार्ड में A+ देखते हैं तो वो खुद को ये तसल्ली देते हैं कि चलो मैंने अपना फर्ज निभा दिया, अब मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित है। लेकिन ये तो एक तरह का इल्यूजन है, एक झूठी तसल्ली। बिल्कुल इसका मतलब है कि वे असल में बच्चे की सफलता या उसकी खुशी का जश्न नहीं मना रहे होते। नहीं, वे बस अपनी खुद की एंजाइटी या चिंता के शांत होने का जश्न मना रहे होते हैं। दुर्भाग्य से यही कड़वा सच है। अगर हम इस पूरे परिदृश्य को ध्यान से देखें तो आज की एजुकेशन और एडटेक इंडस्ट्री ने माता पिता की इसी असुरक्षा का बहुत ही चतुराई से व्यवसायीकरण कर दिया है, बिजनेस बना दिया है पूरा। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया बच्चे की वास्तविक सफलता या लर्निंग के लिए कम है और माता पिता की अपनी एंजाइटी को शांत करने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार बन गई है। और इसी बाजार में फिर वो रेस का घोड़ा वाला कॉन्सेप्ट एकदम फिट बैठता है। मतलब रेस के घोड़े को थोड़ी ना पता होता है कि वो क्यों दौड़ रहा है या जीत का मतलब क्या है। इसे तो बस दौड़ना है। हाँ, लेकिन जॉकी को वो रेस जीतनी होती है क्योंकि दांव पर उसका पैसा और उसकी इज्जत लगी होती है। बहुत सटीक उदाहरण है। घोड़े को सिर्फ चाबुक समझ में आता है, लेकिन इस पूरी रेस में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो है वास्तविक लर्निंग का। जब हम इस इमोशनल इंश्योरेंस और हर चीज में परफेक्शन लाने के इस भारी दबाव को हटाते हैं, तभी एक नई और अधिक स्वाभाविक सीखने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि वास्तविक लर्निंग हमेशा असफलताओं से होकर गुजरती है। असफल होने का अधिकार, लेख का ये हिस्सा पर्सनली मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगा। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये इस बात पर बहुत जोर देता है कि वास्तविक शिक्षा गलतियां करने, गिरने और फिर खुद गिरकर संभलने से आती है। बच्चों के पास अनसक्सेसफुल होने की पूरी आजादी होनी चाहिए। ये तो प्रकृति और विकास का एक बुनियादी नियम है। जरा सोचिए, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है? बहुत बार, शायद सैकड़ों बार। क्या माता पिता उसे पहली या दूसरी बार गिरने पर चलना छोड़ देने को कहते हैं या उसे डांटते हैं कि तुम चलने में फेल हो गए? बिल्कुल नहीं, हम तो उसे प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन जब वही बच्चा स्कूल सिस्टम में जाता है तो एक भी गलत जवाब, एक भी कम ग्रेड अचानक से एक बहुत बड़ा संकट बन जाता है। हम उस पर फेल होने का ठप्पा लगा देते हैं। और यहीं पर अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ा वो मशहूर कोट बहुत प्रासंगिक हो जाता है, जिसका जिक्र लेख में भी किया गया है, पेड़ पर चढ़ने वाली मछली। हाँ, बहुत ही क्लासिक है वो। की योग्यता का आकलन उसके पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से करेंगे तो वो अपना पूरा जीवन यही मानकर जिएगी कि वो मूर्ख है। ये एक बहुत ही पावरफुल इमेजरी है। हर बच्चे को एक ही स्टैंडर्डाइज्ड एकेडमिक सक्सेस के पैमाने से मापना सिर्फ गलत नहीं है बल्कि खतरनाक है। मेरे दिमाग में इसके लिए एक रोजमर्रा का उदाहरण आ रहा है। मान लीजिए हम हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक ही तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हों। ओके। फिर चाहे वो आपका हाई स्पीड लैपटॉप हो या आपकी रसोई में रखा हुआ स्मार्ट फ्रिज। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत मजेदार और सटीक है। मतलब दोनों के काम बिल्कुल अलग है, राइट? लैपटॉप का काम भारी डेटा प्रोसेस करना है, फ्रिज का काम चीजों का तापमान मेंटेन रखना है। जब उनका मूल स्वभाव और कार्यप्रणाली अलग है तो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम एक कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। हम उस स्मार्ट फ्रिज पर लैपटॉप का ओएस डालकर उसे ये नहीं कह सकते कि तुम तो एकदम बेकार हो क्योंकि तुम एक्सेल शीट नहीं खोल पा रहे। और मजे की बात यह है कि उस फ्रिज को एक्सेल शीट खोलने की जरूरत भी नहीं है। एग्जैक्टली। ये एनालॉजी इस बात को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करती है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग बच्चों के साथ क्या कर रही है। वो उनकी यूनिक क्षमताओं को, चाहे वो कला हो, म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो या लोगों को समझने की क्षमता हो, पूरी तरह अनदेखा कर देती है। हाँ, बस एक ही ट्रैक पे भगाए जा रहे हैं। सिस्टम सिर्फ एक ही तरह की एकेडमिक या रटने वाली सफलता को अंतिम सत्य मान लेता है। तो इस पूरी स्थिति, इस माइंडसेट और इस गंभीर समस्या को गहराई से डिकोड करने के बाद सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि अब क्या? सिर्फ प्रॉब्लम पे बात करने से तो कुछ नहीं होगा। माता पिता इस पैटर्न को तोड़ने के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या ठोस और व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं? यही इस लेख की ताकत है कि ये सिर्फ आलोचना करके नहीं रुक जाता। ये कुछ बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल सलाह देता है। तो पहला कदम क्या है? सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम जो पेरेंट्स को उठाना है वो है किताबों से परे देखना। किताबों से परे देखने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ बच्चों को समर कैंप या किसी नई हॉबी क्लास में डाल देना काफी है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका उल्टा। बच्चे का असली विकास और दिमाग की वायरिंग बंद कमरों या स्ट्रक्चर्ड क्लासेस में नहीं होती। अच्छा। ये बाहर खेलने, मिट्टी में हाथ गंदे करने, साइकिल चलाने और प्रकृति के साथ जुड़ने से होती है। लेख जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देता है वो है अनस्ट्रक्चर्ड प्ले। अनस्ट्रक्चर्ड प्ले
मतलब वो खेल जिसके कोई सख्त नियम ना हो और जिसे कोई बड़ा इंसान या एडल्ट निर्देशित ना कर रहा हो। सही कहा। जब बच्चे बिना किसी नियम के बाहर खेलते हैं, मान लीजिए वे मैदान में कोई नया खेल खुद इजाद कर रहे हैं, तो वो सिर्फ खेल नहीं रहे होते। तो वे क्या कर रहे होते हैं? वे असल में नेगोशिएशन सीख रहे होते हैं, नियम बनाना सीख रहे होते हैं, विवादों को सुलझाना सीख रहे होते हैं। उनका दिमाग हर पल अडाप्ट कर रहा होता है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो कौशल है जो कोई भी कोडिंग क्लास उन्हें कभी नहीं सिखा सकती। उफ, ये तो बहुत ही रिलीफ देने वाली बात है कि एक पेरेंट के तौर पर आपको हर वक्त एक मैनेजर बनकर बच्चे के शेड्यूल को टाइट रखने की ज़रूरत नहीं है। खाली समय होना कोई अपराध नहीं है। बिल्कुल, खाली समय बहुत ज़रूरी है। इसके बाद लेख में जो दूसरा कदम सुझाया गया है वो मेरे लिए थोड़ा हैरान करने वाला था, लेकिन लॉजिकली बहुत साउंड लगा। स्कूलों का इंटरव्यू लें। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर तो स्कूल बच्चों और माता पिता का इंटरव्यू लेते हैं, उन्हें पसीने छुड़वा देते हैं। यहाँ बात एकदम उल्टी हो रही है। और यही वो जगह है जहां पावर डायनामिक्स को बदलना होगा। माता पिता को ये समझना होगा कि वे असल में उपभोक्ता हैं, याचक नहीं। कंज्यूमर्स। हाँ, जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपको स्कूलों से मुश्किल सवाल करने चाहिए। किस तरह के सवाल? कुछ उदाहरण देंगे? जैसे कि अगर मेरा बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है या क्लास में पीछे रह रहा है, तो आपकी क्या पॉलिसी है? क्या आप उसे इग्नोर कर देंगे या उसे सपोर्ट करने का कोई अलग तरीका निकालेंगे? बहुत सही सवाल है। या फिर आपके स्कूल में अनस्ट्रक्चर्ड प्ले या खाली समय के लिए कितनी जगह है? माता पिता को यह देखना चाहिए कि जिस संस्थान में उनका बच्चा दिन के 8 घंटे बिता रहा है, क्या वो वास्तव में बच्चे के व्यक्तित्व को निखार रहा है या वो सिर्फ एक रिजल्ट फैक्ट्री बनकर रह गया है। रिजल्ट फैक्ट्री, जो एक मशीन की तरह बस 99% वाले बच्चे उगलने पर फोकस कर रहा है। बिल्कुल वही। रिजल्ट फैक्ट्री, ये टर्म अपने आप में पूरी सच्चाई बयान कर देता है। और इसी रिजल्ट फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है हमारा अगला एक्शनेबल पॉइंट, जिसे लेख में बिलबोर्ड संस्कृति को नकारें कहा गया है। ये आज के समय की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। आप शहर के किसी भी चौराहे पर निकल जाएं, आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स दिखेंगे जिन पर 10-12 साल के बच्चों के चेहरे छपे होते हैं। हाँ, और उनके आगे बहुत ही बोल्ड लेटर्स में 98% या ऑल इंडिया रैंक लिखी होती है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे किसी नई कार का माइलेज बताया जा रहा हो या वॉशिंग मशीन की एफिशिएंसी का विज्ञापन हो। एकदम सच कहा। मानसिकता बिल्कुल वही है। माता पिता को ऐसे एजुकेशनल ग्रुप्स और कोचिंग संस्थानों का कड़ा विरोध करना चाहिए जो बच्चों के अंकों का इस्तेमाल सिर्फ अपने कमर्शियल फायदों और विज्ञापनों के लिए करते हैं। ये तो बहुत टॉक्सिक है। ये संस्कृति बहुत ही जहरीली है। ये न सिर्फ उन बच्चों पर भयंकर दबाव डालती है जिनकी फोटो छपी है, बल्कि ये सड़क से गुजरने वाले हर उस दूसरे बच्चे में हीन भावना पैदा करती है जिसके 70% आए हैं। और साथ ही ये दूसरे माता पिता के अंदर उसी पुराने फोमो और फोलो को फिर से ट्रिगर कर देती है। एग्जैक्टली। हमें एक समाज के रूप में इस चक्र को तोड़ना ही होगा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है कि कम से कम हम उन संस्थानों को बढ़ावा ना दें जो बच्चों को मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा का एक फाइनल निचोड़ निकालें तो वो ये है कि सर्टिफिकेट्स, मेडल्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का एक बड़ा सा अंबार किसी भी बच्चे के खुशहाल, संतुलित या सफल जीवन की गारंटी कभी नहीं देता। सही कहा। बच्चों को उनकी अपनी गति, अपनी पेस से बढ़ने और विकसित होने देना चाहिए। एक बहुत ही साधारण सा नियम है। जब आप अपने गार्डन में एक छोटा सा पौधा लगाते हैं तो आप उसे रोज ऊपर की तरफ खींचकर जल्दी लंबा नहीं कर सकते। नहीं, वो तो टूट जाएगा। अगर आप खींचेंगे तो वो जड़ से उखड़ जाएगा। आपका काम सिर्फ उसे सही मिट्टी, पानी और जरूरत भर की धूप देना है। उसका विकास उसकी अपनी गति से अपने समय पर ही होगा। बच्चों के विकास का विज्ञान भी बिल्कुल यही है। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। हमारी इस चर्चा के अंत में मैं लेख के उस सबसे शक्तिशाली संदेश को फिर से दोहराना चाहूंगी जिसने पूरी बहस का नजरिया ही बदल दिया। सर्टिफिकेट्स केवल कागज के टुकड़े हैं। एक बार खोया हुआ बचपन कभी वापस नहीं आता। बच्चों को इंसान बने रहने दे, उन्हें कोई ब्रांड या प्रोडक्ट ना बनाए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आज के समय के लिए एक बहुत जरूरी घोषणा पत्र है जिसे हर घर में होना चाहिए। और अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम एक बार फिर उसी एक्सरे वाले उदाहरण पर वापस जाएं जहां से हमने शुरुआत की थी। चलिए।
जैसे एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ एक्सरे की उस साफ दिखने वाली सफेद रेखा पर फोकस नहीं करता, बल्कि वो उस मरीज के दर्द, उसकी लाइफस्टाइल और उसके पूरे संदर्भ को समझने की कोशिश करता है। बिल्कुल। वैसे ही एक समाज के तौर पर हमें भी उस 99% वाले रिपोर्ट कार्ड की ब्लैक एंड व्हाइट रेखा से बाहर निकलकर बच्चे की वास्तविक रंग बिरंगी और जटिल दुनिया को देखना होगा। ये एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट है जिसकी आज की पीढ़ी को सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसी के साथ हम इस डीप डाइव को एक ऐसे सवाल के साथ समाप्त करते हैं जो शायद किसी की भी रातों की नींद उड़ा सकता है। अगर मान लीजिए हम आज से इसी पल से बच्चों की सफलता को इन ग्रेड्स, 99% मार्क्स और सर्टिफिकेट्स की संख्या से मापना पूरी तरह से बंद कर दें, तो एक सफल जीवन को मापने के लिए हमें कौन से नए पैमाने इजाद करने होंगे? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या भविष्य की दुनिया में जहां एआई सब कुछ कर लेगा, वहां दूसरों के प्रति सहानुभूति, कुछ नया सोचने की रचनात्मकता या मानसिक रूप से एक शांत और खुश इंसान होना ही सबसे बड़ी योग्यता बन जाएगी? एक ऐसी योग्यता जिसे नापने में आज की हमारी ये पूरी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से विफल है। इस विचार के साथ श्रोताओं को छोड़ते हैं, बच्चों को इंसान ही रहने दें। आज के लिए बस इतना ही।